हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान सब्जेक्ट के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। ये राजन सीरीज का और बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या हम लोगों को प्रथम सेमेस्टर में विज्ञान विषय में पढ़ना है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। पहला है नौशादर, ब है नमक, स है आयोडीन और द है कपूर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब है नमक। नमक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। ऊर्ध्वपातन पदार्थ उसे कहते हैं जिसको जलाने पर बिना वो द्रव में बदले ही सीधे वाष्प में बदल जाए, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप कोई भी पदार्थ को जब जलाते हैं, मैक्सिमम पदार्थ को, तो पहले वो ठोस होता है तो द्रव में बदलता है, फिर वो गैस में बदलता है, यानी जल के राख हो जाता है और वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में सीधे मेल्ट ना करके, पिघल के ना, बिना पिघले वो डायरेक्ट वाष्प बन जाता है। तो इसमें नौशादर आता है, आयोडीन को भी जलाएंगे तो वो भी जल जाएगा, ऊर्ध्वपातन है, और कपूर भी जल जाता है। जिसमें नमक है यही ऊर्ध्वपातन नहीं है। यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में कीट बच्ची पौधा है। अ है निपेंथिस, ब है संड्यू, स है वीनस फ्लाईट्रेप और द है उपयुक्त सही। तो ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर है द है उपयुक्त सभी। ये सभी जो पौधे हैं कीट बच्ची पौधे हैं। ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फंसा कर और गला के और ख़त्म कर देते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं, इसलिए इनको कीट बच्ची पौधा कहा जाता है। तीसरा है, नमक के विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। पहला है वाष्पन विधि, ब है छानना, स है निथारना और द है इनमें से कोई नहीं। तो नमक जल में पूर्णतः विलय होता है, मतलब पूरा घुल जाता है, तो उसको ना हम छान सकते हैं और ना ही निथार सकते हैं। मतलब उसको निथारना का मतलब होता है जब तली में बैठ जाता है कोई भी ठोस पदार्थ, तो उसको ऊपर के जल को दूसरे पॉट में निकाल लिया जाता है। तो जिसका ऐसे तो होगा नहीं, जब घुल जाता है नमक तो निथारना से अलग किया नहीं जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है अ है वाष्पन। वाष्पन विधि में नमक के विलयन को गर्म करते जाते हैं और पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक बच जाता है तली में। चौथा है, द्रव्यमान का मात्रक है। ऑप्शन अ है क्विंटल, ब है किलोग्राम, स है ग्राम और द है टन। तो देखिए, द्रव्यमान का सभी मानक मात्रक पूछा है। ये सभी मात्रक हैं क्विंटल, ग्राम और टन, लेकिन जो मानक मात्रा है वो किलोग्राम है। इसका जो सही आंसर होगा ब हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन अ है जल से, ब है कार्बन डाइऑक्साइड से, स है शर्करा से और द है पर्णहरित से। तो इसका जो सही उत्तर है अ है जल से। जल से प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस जल से निकलती है। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। जो ये सभी प्रश्न हैं 23 के हैं, 2023 के दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। तो जिसका सही उत्तर है ब है वाष्पीकरण। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था नमक के विलयन को कैसे अलग किया जाता है पानी से, तो वाष्पीकरण के द्वारा। तो वही पूछा है ठोस घुलनशील पदार्थ को। तो नमक तो ठोस ही होता है और घुलनशील भी होता है, इसको वाष्पीकरण द्वारा ही अलग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। अ घन मीटर, ब है मीटर, स है वर्ग मीटर और द है किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो स है वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई में दोनों में निकालते हैं। ये मान ली चौड़ाई हो गया और ये लंबाई है, पुनः ये लंबाई होगा इसका और ये चौड़ाई। तो ये दोनों चौड़ाई और ये लंबाई और चौड़ाई में निकालते हैं, इसलिए इसमें दो विमाएँ होती हैं, तो मीटर मीटर मिल के वर्ग मीटर हो जाएगा अथवा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर है 100 हो जाएगा वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। ऑप्शन है फेफड़ा,
ब है गलफड़ा, स है त्वचा और द है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ब है गलफड़ा। मछली में गलफड़ा पाया जाता है, जिसे मछलियाँ पानी में रहती हैं तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं। और फेफड़े से तो मनुष्य सांस लेता है, मेढक भी लेता है, और त्वचा से मेढक सांस लेता है जब वो पानी में होता है, और फेफड़ा से मेढक सांस लेता है जब वो पृथ्वी पे होता है। प्रश्न संख्या 9 है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। ऑप्शन अ है पेशी बल, ब है विद्युत बल, स है चुंबकीय बल और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है अ है पेशी बल, क्योंकि उसकी पेशियां काम आती हैं, उसको पेशियों के द्वारा वो उठाता है। और विद्युत बल तो होगा नहीं, मनुष्य में तो पाया ही नहीं जाता है विद्युत बल, और चुंबकीय बल भी मनुष्य में नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है अ है पेशी बल। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ऑप्शन अ है यकृति, ब है अग्न्याशय, स है लार ग्रंथि और द है मधुमेह। तो इसका सही उत्तर है अ है यकृति। यकृति सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि भी है, और सबसे बड़ा ग्रंथि भी पूछेगा तब भी यकृति होगा। इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, इसको जिगर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा अंग होता है मनुष्य के शरीर का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, पित्त रस का निर्माण करता है। ऑप्शन अ है पित्ताशय, ब है यकृति, स है हृदय और द है बड़ी आंत। इसका जो सही उत्तर है ब है यकृति। देखिए कई लोग टिक कर देंगे पित्ताशय को। पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है, लेकिन जो निर्माण करता है वो यकृति करता है और इकट्ठा करता है पित्ताशय। जरूरत पड़ने पे पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 12 है, मानव दांतों के प्रकार हैं। तो मानव दांतों के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक तथा चवर्णक। इसलिए इसमें चारों प्रकार दे दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा द ये सभी। प्रश्न संख्या 13 है, दांतों की कठोरता किसके कारण होती है। ऑप्शन अ है कैल्शियम, ब है इनेमल, स है आयरन और द है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ब है इनेमल। इनेमल के द्वारा दांतों की कठोरता होती है। ये दांत के बाहरी परत पे पाया जाता है। जब इसका क्षरण हो जाता है तो दांत घिसने शुरू हो जाते हैं और गलने शुरू हो जाते हैं। इनेमल ही कठोरता को बरकरार रखता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं। ऑप्शन अ है इंसुलिन, ब है पित्त रस, स है अग्न्याशयी रस और द है इन सभी का। इसका जो सही उत्तर है अ है इंसुलिन। इंसुलिन का श्रावण करती हैं अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं। प्रश्न संख्या 15 है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो अभी ऊपर एक बार और ये प्रश्न आ चुका है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ भी है। ऑप्शन है कुंटल, ब है किलोग्राम, स है ग्राम और द है न्यूटन। तो जो इसका सही उत्तर है वो ब है किलोग्राम। द्रव्यमान का मानक मात्रक जो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है किलोग्राम। प्रश्न संख्या 16 है, टाका है। ऑप्शन है जल संचयन की विधि, ब है सिलाई करने की विधि, स है बांग्लादेश की मुद्रा और द है प्रदूषण मापने की विधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ब है सिलाई करने की विधि है टाका। टाका लगाना का मतलब सिलाई करना होता है। ऑप्शन स दिया है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा टाका नहीं टका होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, टच मी नॉट कहते हैं। ऑप्शन अ नागफनी को, ब है गुलाब को, स है छुई मुई को और ऑप्शन द है इन सभी को। तो इसका जो ऑप्शन स है छुई मुई को। छुई मुई का ही इंग्लिश नाम है टच मी नॉट। छुई मुई का मतलब इसको छूते हैं तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन अ है वायु प्रकीर्णन, ब है जल प्रकीर्णन, स है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन और द है ये सभी। तो मुख्यतः जो नारियल तथा कमल ये में जल द्वारा प्रकीर्णन होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर हो जाएगा। ये जल में पाए जाने वाले, या नारियल जो होता है समुद्र के किनारे होता है बीच पे, और कमल तो पानी में ही होता है। जल प्रकीर्णन का अर्थ है कि जब इसका फल गिरता है तो पानी के सहारे कहीं दूर चला जाता है, वहाँ फिर से नदियों के जल द्वारा या समुद्र के जल द्वारा वो फिर तट पे उड़ेल दिया जाता है, फिर वहाँ एक नया पौधा उग जाता है। उसी को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीजों का पहुंचना ही प्रकीर्णन कहलाता है। तो ये नारियल तथा कमल में प्रकीर्णन जल द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, मानव शरीर में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। ऑप्शन अ है यकृति, ब है अग्न्याशय, स है लार ग्रंथि और द है ये सभी। तो ये जो सभी ग्रंथियां हैं ये सभी मानव शरीर में ही पाई जाती हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो द होगा, ये सभी। यकृति में पित्त रस बनता है, ऑप्शन जो अ दिया है यकृति में पित्त रस बनता है। और अग्न्याशय में इंसुलिन तथा ग्लूकागन बनता है, से स्रावित होता है अग्न्याशय से। और लार ग्रंथि से एमाइलेज का स्राव होता है लार ग्रंथि से। जो लार ग्रंथि ये गाल के अंदर की तरफ जो दीवार होता है उसमें पाया जाता है। उससे जब हम भोजन को चबाते हैं तो एमाइलेज हमारे भोजन में मिल के उसको पेस्ट के रूप में या फिर उसको चिकना बना देता है, जिससे वो ग्रसनी से होते हुए हमारे पेट अमाशय में चला जाता है भोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है की कमी से रोग हो जाता है। ऑप्शन अ है पीलिया, ब है कैंसर, स है टीबी और द है मधुमेह। तो इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर हो जाएगा, मधुमेह। मधुमेह को शुगर कहते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके रक्त के शर्करा के स्तर को कम करता है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो शर्करा में परिवर्तित होता है ग्लूकोज में, और जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है और ग्लूकोज के कुछ भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे शुगर की मात्रा नियंत्रित हो जाती है। जब किसी को शुगर हो जाता है तो ये इंसुलिन की उपस्थित हो जाती है। अग्न्याशय जो है इंसुलिन का स्रावण बंद कर देता है, जिससे उसको इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन दिया जाता है, जिससे उसका उस शुगर पीड़ित व्यक्ति को, मधुमेह पीड़ित व्यक्ति को उनके शुगर की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन ए है अ है MKS पद्धति, ब है FPS पद्धति और स है CGS पद्धति और द है इन सभी से। इसका जो सही उत्तर है अ है MKS पद्धति। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। प्रश्न संख्या 22 है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। ऑप्शन है चुंबकीय बल, ब है घर्षण बल, स है गुरुत्व बल और द है पेशी बल। ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर होगा वो स है गुरुत्वीय बल। इसमें फल जब पेड़ से गिरता है तो उसको पृथ्वी आकर्षित करती है, खींचती है, जहाँ पृथ्वी का बल गुरुत्वीय बल ही होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है स है। प्रश्न संख्या 23 है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन एक में मिल जाए तो उसको कैसे अलग किया जाएगा। ऑप्शन अ है बीनकर। बीनकर पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा, आप बीनते रह जाएंगे, नहीं हो पाएगा। ब है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हो सकता है। और भी ऑप्शन देखते हैं। स है फटक कर, बहुत ज़्यादा जब बालू होगा उसमें लोहे की छीलन होगा तो फटक करके भी पॉसिबल नहीं है। और द है छान कर। छान कर भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पानी में जब दोनों को डालेंगे तो दोनों डूब जाएगा। तो जो इसका जो सही उत्तर है ब है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। देखिए आंसर दिया है द यानी छान कर, ये जो कि बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। बहुत राजन सीरीज में बहुत गलत दिया है, आपको ध्यान देते रहिएगा। जहाँ भी गलत आंसर होगा मैं सही बता दूंगा। यहाँ ऑप्शन ब सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, पत्ती द्वारा जनन होता है। ऑप्शन अ अजूबा में, ब है बबूल में, स है केले में और द है आम में। तो इसका सही उत्तर है अ है अजूबा में। यहाँ भी आंसर गलत दिया है, स दिया हुआ है, यानी केला में। केला में पत्ती द्वारा जनन नहीं होता है। जहाँ भी ये कायिक जनन कहलाता है, जहाँ भी बीज को छोड़ के किसी अन्य माध्यम से जनन होता है, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या फल द्वारा, फल में तो बीज होता ही है, तो बीज को छोड़ के किसी अन्य माध्यम से जब प्रकीर्णन होता है, जनन होता है, तो उसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के कैटेगरी में पत्ती द्वारा जनन आता है, ये अजूबे में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। ये भी प्रश्न 2019 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, उभयचर जंतु है।
अ मेढक, ब मछली, स चिड़िया, द कुत्ता। उभयचर का मतलब होता है जो पृथ्वी पर भी रह ले, अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो और पानी में भी जीवित रहे। तो जो दोनों जगह जीवित रहता है मेढक होता है, पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी पे भी। जब पानी में रहता है तो त्वचा से सांस लेता है, और जब पृथ्वी पे रहता है तो फेफड़े से सांस लेता है। इसका जो सही उत्तर है अ है मेढक। प्रश्न संख्या 26 है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। ऑप्शन अ है जड़ को, ब है बीज को, स है फूल को और द है पत्ती को। तो सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। बीज ऐसे ही निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, आप देखेंगे तो ना उसमें विकास होगा, ना उसका गति होगा, ना वो श्वसन करेगा। जैसे मटर का बीज हो गया, चना का बीज हो गया, लेकिन जैसे उसमें नमी की मात्रा, उसमें उसको नमी देंगे वो अंकुरित होना शुरू कर देगा। तो सुषुप्त पौधा उसी को कहा गया है, बीज को। तो संख्या 27 है, 1 फुट बराबर है। तो 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऑप्शन अ है प्रथम नियम, ब है द्वितीय नियम, स है तृतीय नियम और द है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर है स है तृतीय नियम। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। एवरी एक्शन इज हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका डिफिनीसन होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। प्रथम नियम होता है कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। द्वितीय नियम होता है F=m में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो इसका जो सही उत्तर है स है तृतीय नियम। प्रश्न संख्या 29 है, बल की इकाई है। ऑप्शन अ है अर्ग, ब है डाइन, स है वाट और द है कैलोरी। तो बल की इकाई जो सीजीएस पद्धति में होती है वो डाइन होती है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, इकाई जो होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ यानी डाइन होता है। यानी 1,00,000 10⁵ का मतलब 5 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो, यानी 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, पत्ती का रूपांतरण है। ऑप्शन अ है पत्र प्रकलिका, ब है शल्ककंद, स है पर्णथैली, द है पर्णिल मूल। इसका जो सही उत्तर है अ है पत्र प्रकलिका। प्रश्न संख्या 31 है, यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन अ है वायु, ब है धुआं, स है चीनी और द है चीनी का विलयन। इसका जो सही उत्तर है स है चीनी। प्रश्न संख्या 32 है, कायिक प्रवर्धन संभव है। ऑप्शन है जड़ द्वारा, ब तना द्वारा, स पत्ती द्वारा, द इनमें से इन सभी के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वो द है इन सभी के द्वारा। कायिक प्रवर्धन कहते ही इसे हैं, सिर्फ बीज के द्वारा अन्य किसी भी पौधे के किसी भी भाग से प्रवर्धन होता है यानी जनन होता है उसको कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जड़ द्वारा भी होगा, तना द्वारा भी होगा और पत्ती द्वारा भी होगा, ये सब कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या 33 है, बल का मात्रक है। ऑप्शन अ है न्यूटन, ब है सेकेंड, स है किलोग्राम और द है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अ न्यूटन। बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। अभी इसके ऊपर जो प्रश्न पीछे आया हुआ था वो दिया था सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में डाइन दिया था। और सेकेंड दिया है ऑप्शन ब, ये समय का मात्रक होता है, और स दिया है किलोग्राम, ये भार का मात्रक होता है। अब प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। ऑप्शन अ है आम की पत्ती, ब है अमरूद की पत्ती और स है नींबू की पत्ती और द है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए जो आंसर दिया है अमरूद की पत्ती दिया है, लेकिन अमरूद की पत्ती नहीं होगा, वो संयुक्त पत्ती में नहीं सरल पत्ती में आएगा। इसका जो ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं, यही सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त पत्ती के अंतर्गत छुई मुई का पौधा आता है। संयुक्त पत्ती उसे कहते हैं जैसे एक ये ऐसे होता है जिसमें पर्ण फलक कटी न हो उसको सरल पत्ती कहते हैं, और जिसमें पर्ण फलक कटा हो बीच से उसको हम लोग कहते हैं
संयुक्त पत्ती, जैसे एक ये बीच में रिब होता है, मिड रिब होता है, इसमें ऐसे पत्ती रहती है, ऐसे देखिए दोनों साइड में, जैसे नीम का पत्ता होता है या फिर छुई मुई का पत्ता होता है, इसको हम लोग संयुक्त पत्ती कहते हैं। देखिए सब मिला हुआ है, अलग अलग है, इसको संयुक्त पत्ती कहते हैं। और जो सरल पत्ती होता है वो ऐसा होता है कि मिड रिब बीच में होता है, एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से ऐसे, और बीच बीच में ये ऐसे होता है। देखिए यह कटा हुआ नहीं है, सब एक ही में है, इसको सरल पत्ती कहते हैं। तो इसी प्रकार तो आम की भी पत्ती होती है, अमरूद की पत्ती और नींबू की भी पत्ती होती है। तो संयुक्त पत्ती कहाँ होगा, ये तो सरल पत्ती है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है द है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन अ है सेलुलोज से, ब है काइटिन से, और स है अ तथा ब दोनों से, या द इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा अ होगा, सेलुलोज से। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सिर्फ पौधों में कोशिका भित्ति पाई भी जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछता है। प्रश्न संख्या 36 है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। इसका जो सही उत्तर है ब है, वायरस यानी विषाणु। विषाणु जब सजीवों के साथ रहता है तो सजीवों के जैसा बिहेव करता है, जब निर्जीव के साथ रहता है तो वो निर्जीव के जैसा व्यवहार करता है। इसलिए सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी को विषाणु को कहते हैं, यानी वायरस को कहते हैं। विषाणु को ही अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। अ आम में, ब छुई मुई में, स नीम में, द है अदरक में। तो ऑप्शन अ, स और द है, इसमें कोई उत्तेजनशीलता तो होती ही नहीं है। लेकिन ब है छुई मुई में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे ही आप छुई मुई के पत्ती को छुएंगे वो सिकुड़ जाता है, दोनों तरफ से सिकुड़ जाता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है छुई मुई। प्रश्न संख्या 38 है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इसका जो सही उत्तर है अ है, फुंक ने। फुंक ने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो स है, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। आजकल जो मार्केट में चावल मिल रहा है वो बहुत फिसलता है, आप ऐसे टच करेंगे और हाथ में ऐसे फिस पकड़ेंगे उसको तो बहुत तेज़ फिसलेगा, उससे पॉलिश किया हुआ रहता है जिससे वो चमकता है। तो इसको खाने से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से भी होता है। और बेरी बेरी रोग में जैसे अंधेरा होता है शाम के बाद, सूरज डूबने के बाद दिखाई देना बंद कर देता है। थोड़ा सा अंधेरा होता है तब भी जो आम मनुष्य होता है उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो बेरी बेरी से ग्रसित व्यक्ति होगा इसको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। प्रश्न संख्या 40 है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अ पादप कोशिका में, ब जंतु कोशिका में, स अ एवं ब दोनों में, या द इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर अभी हमने बताया था आपको कि जो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ब जो कि गलत दिया हुआ है। ये प्रश्न 2022 में भी पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ब है ऑक्सीजन, स है नाइट्रोजन, द है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर है वो ब है ऑक्सीजन। यहाँ पे भी गलत आंसर दिया है, अ दिया हुआ है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जब भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल धूप के समय ही होते हैं, दिन में ही होता है। उस समय पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन पौधे श्वसन हमेशा करते हैं, 24 घंटे करते हैं, यानी रात में भी श्वसन करते हैं। उस समय श्वसन के समय वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे कि पेड़ के नीचे सोए हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कुछ पौधे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे नीम का पौधा है, तो ये अपवाद में आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो पौधे होते हैं वो रात में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, मरुस्थलीय पौधों नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। अ कांटों में, ब तनों में, स जड़ों में, और द सभी में।
इसका जो सही उत्तर है अ है कांटों में। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बचाने के लिए, यानी पानी नुकसान ना हो वाष्पन के द्वारा, इसलिए उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे उसमें पानी लंबे समय तक संरक्षित रहता है पौधे में। प्रश्न संख्या 43 है, मेढक है। ऑप्शन है जलचर, ब है थलचर, और स है नभचर, और द है उभयचर। चर का मतलब होता है चलने वाला, जल, ऑप्शन है जलचर यानी जल में रहने वाला, चर चलने वाला। ब है थलचर यानी थल पर गमन करने वाला, नभ मतलब आकाश में, और उभयचर मतलब दोनों में, यानी जल और थल में। तो मेढक तो दोनों जगह रहता है, पानी में भी और थल पे भी, यानी पृथ्वी पे भी, इसलिए इसका जो ऑप्शन द है यही सही उत्तर हो जाएगा, उभयचर। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न के, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजन किसी अन्य सब्जेक्ट के राजन सीरीज को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर सकते हैं। उस पर सभी विषयों का प्रथम सेमेस्टर के सभी विषयों का राजन सीरीज का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।